पहले शुरुआत में कुछ सोच कर आया था, पर ऐसे शुरुआत नहीं करना चाहूंगा। जब देश के इतने प्रख्यात कवि यहाँ पर उपस्थित हैं, जब इतना अच्छा श्रोता समूह है और जब वो IIT में कविता पढ़ रहे हैं, तो इससे ज्यादा तालियां तो बनती है उन सभी कवियों के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां कवियों के लिए बजा दीजिए। जिसके लिए हम लोग आए थे वो तो मिल गया है। कवि सच में तालियों के भूखे होते हैं, उन्हें नोट नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तालियां चाहिए, वो भी चाहिए। तो सर्वप्रथम मंच को नमन करता हूँ, मां शारदा को नमन करता हूँ और आप सभी सुधी श्रोताओं का अभिवादन करता हूँ। और आप सभी की ओर से, IIT बॉम्बे की ओर से, भारत सरकार की ओर से और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मंच पर इतने बड़े बड़े कवि उपस्थित हैं, मैं आपका अधिक वक्त न लूंगा, मैं आपका उतना ही वक्त लूंगा जितना मैं आपको दूंगा। तो अशोक तिवारी जी ने मुझे यहाँ पर बुलाकर बहुत बड़ी रिस्क ली है। ऐसी रिस्क बड़े मजबूत दिल वाले लोग ही ले सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है एक बार हरियाणा में कवि सम्मेलन हो रहा था, वहां पर एक मेरी तरह दुबला पतला कवि मंच पर चढ़ गया। सामने एक व्यक्ति, एक चौधरी मूंछों वाला चौधरी डट लेकर घूमने लगा इधर से उधर। बेचारा मेरे जैसा कवि डर गया। वो बोला, भाई साहब कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, मैं उधर जाता हूँ। वो बोले, नहीं तुम तो पढ़ो, तुम तो हमारे मेहमान हो, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जो आपको बुलाकर आया है। तो उसे तिवारी जी लेकर आए हैं, तो इसके बाद हमारे IIT के एलुमनाई हैं, तो आप उनसे निपट लीजिएगा। आज ऑडियंस में कई महिला श्रोतागण मुझे दिख रहे हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस मंच का एकमात्र कुंवारा एवं हैंडसम हाथ से कभी मैं ही हूं। सारे मर्दों ने मेरे लिए तालियां बजाई। तो कुंवारा और हैंडसम कभी मैं ही हूं, और किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए मैं कुंवारे शब्द को रेखांकित करना चाहता हूं, क्योंकि हैंडसम ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ। मेरी वेशभूषा पर मत जाइएगा, कुर्ता मैंने आज ही अपूर्व से उधार मांगा है। तो मारवाड़ का रहने वाला हूँ, जोधपुर की धरती से आया हूँ। कविता मुझे नहीं मालूम कितनी आती है, लेकिन हिसाब किताब का बिल्कुल पक्का हूँ साहब। अभी कुछ ही दिनों की पूरी पहले की बात है, घर से फोन आते रहते हैं, बेटा फल फ्रूट खा लिया कर। तो मैं मेन गेट चला गया, सोचा फल फ्रूट ले आता हूँ। अब हिसाब तो मालूम है, मेन गेट पर चला गया। मैंने पूछ लिया, भाई साहब संतरे कैसे दिए? वो बोला 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो? अरे भाई स्टूडेंट को कुछ तो कम कर। अगले ने मैंने पूछा, भाई साहब संतरे कैसे? बोला 120 रुपए के दर्जन। मैंने कहा स्टूडेंट को कुछ तो कम कर। अगले ने 2 संतरे कम कर दिए। इसके बाद जो बात होगी और भी जोरदार होगी साहब। मैंने जेब में हाथ डाला, उसके हाथ में चिल्लर नजर आई। जनरली स्टूडेंट की जेब में वही होता है, तो चंद चिल्लर नजर आई। मैंने पूछा, एक संतरा कितने का दिया? वो बोला 10 रुपए का। मैंने कहा 10 रुपए, कुछ कम करते 6 रुपए ले ले। बोला 6 रुपए में तो खाली छिलका आएगा। मैंने फट से 4 रुपए निकाले। मैंने कहा छिलका रख, संतरा निकाल। ऐसे मारवाड़ के बच्चे भी मेरे तरह बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं। एक छोटा बच्चा मिल गया मुझे, मेरे पड़ोस में ही रहता है, टिंकू। एक दिन बैठ के टिंकू को चबा रहा था। मैंने कहा क्या खा रहा है? बोला बताने के 100 रुपए। मैंने कहा मारवाड़ी की औलाद है, ठीक है चल 100 रुपए ले। मैंने कहा बता क्या खा रहा है? बोला अक्कल की दवाई। अक्कल की दवाई थोड़ी मुझे भी दे यार। बोले देने के 100 रुपए और। सही है यार, 200 रुपए लूट रहा है, चल ये ले, एक और 100 रुपए ले, जो भी खा रहा है मुझे दे दे, अक्कल की दवाई मुझे दे। उसने मुझे हाथ में कुछ थमा दिया। मैंने देखा, अरे ये तो च्युइंगम है। बोला आ गई ना अक्कल। तो मारवाड़ी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनसे पंगा ना लीजिएगा। कुछ लोग सुपर मारवाड़ी होते हैं। एक मेरे पड़ोस में बंदा रहता है, उसके घर में आग लग गई, वो फायर ब्रिगेड को मिस कॉल मारा है। उसके एक और बंदा, उससे भी बड़ा मारवाड़ी था, वो हनीमून पे अकेला ही निकल गया। बोला एक ही निकल लगेगा। तो मारवाड़ी से पंगा नहीं लीजिएगा। और अब एक आपको कविता की छोटी सी रचना से जोड़ता हूँ। हम कवियों को तालियों की बहुत आवश्यकता होती है, और वैसे मुझे तो नारद ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त है कि जो भी मेरी कविता सुन के तालियां अभी नहीं बजाएगा, उसको अगले जन्म में घर घर जाकर बजानी पड़ेगी। तो आप सोच लीजिएगा अभी बजाने के बाद में बजानी है। तो एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ कि हम कवियों को तकलीफ है बड़ी भारी, हम कवियों को एक तकलीफ है बड़ी भारी, हम सबको एक तालियां सुनने की बीमारी। एक बार तो इस बीमारी ने गजब दिखाया, उसने सुहाग रात पर पत्नी का घूंघट उठाया, पत्नी को प्रेम की 2-4 कविताएं सुनाई, पत्नी जरा संकोचित थी तो लजाई।
पत्नी जरा संकोचित थी सो लजाई। उसके बाद उसने जो शब्द कहे वो उसका प्रेम का चरमोत्कर्ष था। पत्नी जरा संकोचित थी सो लजाई। पति बोला, अरे ऐसी क्या बात हो गई, अरे ऐसी क्या बात हो गई, इतना तो मत लजा, तू तो वाह वाह कर और तालियां बजा। तो आप तालियां बजाते रहिएगा। अब कुछ एक छोटी सी रचना से आपको जोड़ता हूँ। पहले मैं भाई शैलेश लोढ़ा की दो पंक्तियां उधार लेता हूँ और कहता हूँ कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। तो तब मैं अपनी एक कविता छोटी सी रचना से जोड़ना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है आम बनाम आम। तो कविता इस तरह से है कि हमारे देश में वैसे तो कई तरह के आम खाए जाते हैं, वैसे तो हमारे देश में कई तरह के आम खाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार के आम पाए जाते हैं। एक आम जो पेड़ों पर लटकते हैं, दूसरे आम जो जमीन पे भटकते हैं। जमीन पे भटकने वाले आमों में होती है थोड़ी बहुत जान, इसलिए वे कहलाते हैं भारतीय आम इंसान। आज देश के जहां जहां आपको लाइनें समझ आए तालियां बजाते रहिएगा, मुझे भी लगे खुदीश होता है। तो इसका मतलब सुधी का मतलब सोए हुए नहीं है कि आप सोए हुए नहीं है। तो ओरिजिनल माल है साहब, बिकना तो चाहिए। तो भारतीय आम दो तरह के आम पाए जाते हैं, एक आम जो पेड़ पर लटकता है, दूसरे जमीन पे भटकते हैं। जमीन पे भटकने वालों में आमों में होती है थोड़ी बहुत जान, इसलिए वे कहलाते हैं भारतीय आम इंसान। आज देश के तमाम आदमी बिल्कुल आम है, उनके पास न रोटी है, न कपड़ा है, न काम है। आम आदमी तो बेचारा सपनों में भी आम नहीं खा पाता है, आम आदमी तो बेचारा सपनों में भी आम नहीं खा पाता है, बड़ी मेहनत करके भी घर पे करेला ही ला पाता है। आम आदमी को अब जान जाऊंगा, बड़ी मेहनत करके भी घर पे करेला ही ला पाता है। आम आदमी को लोग आम समझ के घूस देते हैं, अफसर, नेता, यहाँ तक कि भिखारी भी उससे घूस देते हैं। आम आदमी की बड़ी दुर्दशा है, उस पर जीवन भर साढ़े साथी की दशा है। आम आदमी की बड़ी दुर्दशा है, उस पर जीवन भर साढ़े साथी की दशा है। वो जिंदगी भर ज्योतिष के चक्कर लगाता है, देश में 36 करोड़ देवी देवताओं का खर्चा वही चलाता है। आज इन्फ्लेशन बहुत समझ आ रही है, शुक्रिया। आज इन्फ्लेशन बना रहा है आम आदमी का आटा, उस आटे की रोटी खा रहे बेड़ा और टाटा। आज इन्फ्लेशन बना रहा है आम आदमी का आटा, उस आटे की रोटी खा रहे बेड़ा और टाटा। शेयर बाजार में रोज खा रहा है काटा, महंगाई मार रही है उसके चेहरे पर चाटा। लेकिन कहते हैं हमारा देश बड़ा अजीबो गरीब है, कहते हैं हमारा देश बड़ा अजीबो गरीब है। अच्छा अजीब तो क्या है, बस गरीब है। कहते हैं हमारा देश बड़ा अजीबो गरीब है, अच्छा अजीब तो क्या है, बस गरीब है। इस गरीबी में तो क्या अजीब लगता है, क्या गरीबी का तमाशा आपको सर्कस लगता है? लेकिन वो ऊपर बैठे कुर्सीधारी, अब कुछ अच्छी बात बोलना चाहूंगा, लेकिन वो ऊपर बैठे कुर्सीधारी इन गरीबों की जिंदगी से खेल रहे हैं और गरीबी के अंगारों पर नाच का देख तालियां फेर रहे हैं, और गरीबी के अंगारों पर नाच का देख तालियां फेर रहे हैं। लेकिन देखो आम आदमी की नादानी, लेकिन देखो आम आदमी की नादानी। संतुष्ट हो जाता है अगर मिल जाता है बिजली और पानी, पर वो तो इसके लिए भी नहीं लड़ता है, या यूं कहूं व्यवस्था से डरता है। उसमें दबा हुआ आक्रोश तो है, लेकिन लड़ने का जोश नहीं। किसी आम आदमी को तो पहल करनी होगी, उसे यह भी होश नहीं, उसे यह भी होश नहीं। आपकी ये तालियां छोटी सी पहल थी, शुक्रिया। अब मैं जब से कविता लिखने लगा हूँ 8वीं 9वीं क्लास से, तब हास्य कविताएं जन लिखता रहता था। तो मेरे दोस्त मेरे से पूछते थे यार प्रेम की कविता क्यों नहीं लिखता, सब कोई तो प्रेम की कविता लिखते हैं, तो ये हास्य कविता के पीछे क्यों पड़ेगा? तो मैं IIT में आया हूँ, पूरी रिसर्च करी इस फील्ड में कि मैं प्रेम की कविता क्यों नहीं लिखूं। तो इसके कुछ मुझे सॉल्यूशन मिले कि मैं प्रेम की कविता क्यों न लिखूं। तो पहला ये है कि महिलाओं के दिल बड़े तंग होते हैं। महिलाओं के दिल, मैंने प्रूफ दे रहा हूं, महिलाओं के दिल बड़े तंग होते हैं। उनकी कहते आंखों झील से गहरी आंखें, काली रात से लंबे गेसू, बहुत लंबी चौड़ी बातें की जाती है, लेकिन दिलों में क्यों तंग है कि भाई उनके दिल में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति रह सकता है, लेकिन हमारे मर्दों के दिल में एक समय में 1 2 3 हजार संभावना है कि भाई प्रेम रस वो लिखे, प्रेम के गीत जो प्रेम करे। चलो अपन तो कर भी है, सामने वाला राजी भी तो होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रेम रस के जो श्रृंगार रस के, प्रेम रस के जो कवि होते हैं, वो प्रेम की कविताएं 1000 लिख देते हैं, लेकिन उनकी प्रेमिका एक नहीं होती। क्या ऑब्जर्वेशन है?
प्रेमिका प्रेम के गीत 1000 होते हैं, लेकिन प्रेमिका एक ही होती है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं पिछले 2 साल से काव्य संध्या अटेंड कर रहा हूँ। काव्य संध्या इंस्टीट्यूट की जीसी होती है, उसमें सारे कवि मेरे अलावा सारे कवि प्रेम रस की कविताएं सुनाते हैं, और एक की भी प्रेमिका नहीं दिखती। अपूर्व बैठा उसकी भी नहीं है, वैसे मेरी भी नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा है बनने की, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। और इस कारण प्रेम रस की कविताएं से तो मैं आपको छूट गया। और लोग पूछा वीर रस की कविताएं क्यों नहीं लिखते हो, तो मैं कहा वीर रस तो मेरे दिल में है, वीर की कविता क्या लिखूं, मेरे दिल में मैं कितना वीर रस का कवि हूं। वैसे बचपन से ही शहीद होना चाहता था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से संभव नहीं है। तो मेरे पैदा होने से पहले ही स्वतंत्रता संग्राम निपट चुका है। और दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के बाद पैदा हुआ, तो इस कारण मैं शहीद हो पाया। शहीद होने का सपना ही रह गया। सपना मेरी पड़ोसन है। सपना के पिताजी ने मुझे शहीद होने के लिए बड़ी अवसर देती है, लेकिन वो भी तकनीकी कारणों से संभव नहीं हो पाया। तो इस कारण मैं आज आपके सामने कविता पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मेरे कुछ छात्र मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे तो क्या थे, बस थे, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। तो स्कूल में हमें संस्कृत उर्दू सब पढ़ाई जाती थी, तो ऐसे ही कैसी पढ़ी जाती थी वो आपको बता दूं कि एक बार पूछ लिया कि इसका अनुवाद करके बताए। कवि सम्मेलन में गया था, वहां पे कोई कवि उर्दू में अपनी रचनाएं पढ़ रहा था, तो मुझे बोल दिया कि भाई तुझे इन रचनाओं का अनुवाद करना है, उर्दू की रचना है, जनता को समझ नहीं आएगी, तो इनका अनुवाद करके बता देना। मैंने कहा जनता को उर्दू आती है? बोला नहीं। तो मैंने कहा तब कर दूंगा। तो पहला उसने अर्ज किया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर जर्रे से पहले खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मैंने अपनी हिंदी ट्रांसलेट कर दिया उसको कि खुदा यानी जब इंसान बंदा खुदा के पास पहुंचेगा, जब खुद एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, तब खुदा वहां पे पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। अरे बेटा तू इतना ऊपर तो आ गया, लेकिन तेरी रजा ही कहां है। इसी तरह एक बार संस्कृत में था कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका अनुवाद बता दो, तमसो मां ज्योतिर्गमय। मैंने कहा मां तुम सो जाओ, मैं ज्योति के पास चला। तो ऐसी हमने उर्दू संस्कृत पढ़ी है। अब मैं मेरी वीरता का यहाँ पर प्रदर्शन कर देता हूँ। मैंने एक रचना लिखी थी, इसके साथ मैं मंच पर बहुत बड़े कवि उपस्थित थे, अपना स्थान लूंगा आपकी रचना के साथ। मैंने अपने प्रथम वर्ष में एक रचना लिखी थी, और आज यहाँ पर इतने सारे प्रॉफ की उपस्थिति में मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सबका सपोर्ट चाहूंगा, उसके बिना मेरी वीरता कहीं रास्ते में नहीं ढह जाए। तो इस रचना को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसका आप इस तरह से सोचिएगा, जो यहाँ पर प्रॉफ भी हैं, जो आदरणीय प्रोफेसर हैं, वो अपनी कॉलेज दिनों को याद करिएगा। जो यहाँ पर मेरे सीनियर लोग उपस्थित हैं, वो अपने प्रथम ईयर को याद कर एक कविता सुनेंगे तो मजा आएगा। ये आईआईटी की जिंदगी, ये आईआईटी की जिंदगी सोने का नहीं ठिकाना, आज कवि सम्मेलन कल परीक्षा, हे ईश्वर तुम मुझे बचाना। अब अपने कोटा के दिनों को याद करिए। सबसे पहले हम कोटा जाए, बक्सर में फंडे चमकाए, 2 साल तक वाट लगाकर आईआईटी फूडू कहना है। खेलों का कुछ नाम नहीं था, दिन भर काम आराम नहीं था, यहाँ आकर फिर किस्मत फूटी, वही किस्सा वही फसाना, हे ईश्वर तुम मुझे बचाना। अब आते ही मैंने हौसले कमरे में बहुत सोच के आया था, आईआईटी बॉम्बे ऐसी होगी ऐसी होगी। सबसे पहले कमरों में गया, तो कमरे देखते ही 8 बाय 8 के कमरे, उसमें भी 2 लोग। मुझे नहीं पता अपनी बदनसीबी कोई भी तालियां बजा रहे हैं या तो 8 बाय 8 के कमरे, उसमें 2 लोग, 2 बिस्तर, 2 टेबल, मतलब थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। तो हॉस्टल के कमरे ऐसे चिड़ियाघर के पिंजरे जैसे, हॉस्टल के कमरे ऐसे चिड़ियाघर के पिंजरे जैसे। और फर्स्ट ईयर में जब आते थे तो नहाने का भी बहुत एंथू रहता था। अब तो भले ही 200 लोगों के सामने परफॉर्म भी कर रहा हूं, तो मैं बाल गीले करके डीओ लगा के आ जाता हूं। तो हॉस्टल के कमरे ऐसे चिड़ियाघर के पिंजरे जैसे, बाथरूम में लाइन लगाओ, देर करो तो लाते खाओ। खाने के बारे में क्या बोले, स्पेशल खाने के बारे में क्या बोले, बेहतर है कि मुंह न खोले। अरे मटर पनीर की सब्जी में तुम पनीर ढूंढकर मुझे बताना, हे ईश्वर तुम मुझे बताना। अब घर वालों ने बहुत शिक्षा देके भेजा था कि बेटा टाइम पे क्लास जाना, 7 बजे के अलार्म लगा देना, और आप सभी भी लगाते होंगे 7 बजे के अलार्म। तो 7 बजे के अलार्म लगाए,
7 बजे की अलार्म जगाए जिसे बंद करके सो जाए। 7 बजे की अलार्म जगाए जिसे बंद करके सो जाए। प्यारे प्यारे सपने बोले थोड़ा सा तो और तो सो ले। प्यारे प्यारे सपने बोले थोड़ा सा तो और तो सो ले। अरे लेक्चर में तो टाइम है भूले, खा ले तो नींदों के झूले। फिर 8:15 जब नींद खुले तो 8:30 तक 8:15 जब नींद खुले तो उठकर भागम दौड़ मचाना कि ईश्वर तुम मुझे बचाना। भागते हुए क्लास में आओ, वहां जाकर के फिर सो जाओ। आपकी वीरता मुझे शिराओं में मेरे रक्त दौड़ रहा है, ऐसे कारण तो कभी का बेहोश हो जाता मैं। भागते हुए क्लास में जाओ, वहां जाकर के फिर सो जाओ। कॉफी शेक से मैगी लाकर कक्षा में उसे मजे से खाओ। प्रोफेसर जाने क्या पढ़ाए, हम तो बस नजरें दौड़ाए। पूछे मित्र से मार के कहानी, उस लड़की का नाम बता। पूछे मित्र से मार के कहानी, ये सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं। ना मैं ना मेरे कोई मित्र ना मेरे सहपाठी ऐसा कुछ करते हैं। तो पूछे मित्र से मार के कहानी, उस लड़की का नाम बताना, हे ईश्वर से मुझे बचाना। अब प्रथम यह है मैथ का कोर्स आ गया। एप्सिलॉन डेल्टा हमें सताए, एप्सिलॉन डेल्टा हमें सताए, ऊपर से डंबो तड़पाए, कभी कल्ट के कभी टैग के हर ओरिएंटेशन में हाजिर लगाए। डॉक्टरों में कई रातें बिताई, कभी क्विज़ेस में नींद उड़ाई। अब जब पढ़ने का टाइम मिला था कविता कवि सम्मेलन को आना, हे ईश्वर तुम मुझे बचा। अब आखिरी क्षण में अर्ज कर रहा हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों करीब है कि जब मैं आया था मेरे ईयर में 700 लड़के हैं और 67 लड़कियां हैं, तब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि दिल को भी एक मलाल बहुत है, बंदियों का अकाल बहुत है। दिल को भी एक मलाल बहुत है, बंदियों का अकाल बहुत है। अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो सप्लाई कम डिमांड बहुत है। दिल को भी एक मलाल बहुत है, बंदियों का अकाल बहुत है। अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो सप्लाई कम डिमांड बहुत है। अरे यहाँ आने का यही सिला है, ऐसी जिंदगी का श्राप मिला है। 4 साल के लिए बेहतर है लड़कों का हनुमान भक्त बन जाना। हे ईश्वर तुम मुझे बताना। आपने बहुत ध्यान से सुना, तालियां बजाते रहे। बस जाते जाते 2 छंद कवियों के लिए कहूंगा कि सलाम हर उस कवि को, सलाम हर उस कवि को जो आपके गम और बेबसी ले जाता है। सलाम हर उस कवि को जो आपके दुख और बेबसी ले जाता है। दिल में गमों का गुबार छुपा कर भी आपके लबों को हंसी दे जाता है, आपके लबों को हंसी दे जाता है। जोरदार तालियां बजा करके